आज 27 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है। अगर आप भी अपने पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देख लो। आज की इस वीडियो में पूरे पेपर का हल हम आपके लिए लेकर आए। आज की इस वीडियो में आपको पूरे बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल बताया जाएगा और पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सिर्फ इस वीडियो को जो भी बच्चा देखेगा वो फेल नहीं हो सकता। ये 100% गारंटी है। बस उसको जो भी चीजें मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। आज 27 फरवरी दोपहर 2 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, कुछ तैयारी हुई है लेकिन उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आज 27 फरवरी दोपहर 2 बजे वही चीजें जरूर से जरूर आने वाली है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों सीरियल वाइज आपको बताते हुए चलते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को ऑलरेडी हमने बता दिया था, लेकिन हमने सोचा जब पूरी किताब का बता रहे हैं तो इसको भी बता दे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो शुरू से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न निकल कर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनन क्या है? आपको ये बताना है कि जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो आंसर में आप लिखेंगे जनन एक जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक जैविक यानी जीवों द्वारा उत्पन्न होती है, जीवों द्वारा एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि अपने समान नए जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनरुद्भवन क्या होता है, ठीक है। आपको आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुनरुद्भवन पर टिप्पणी लिखिए, तो आंसर वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए घुमा फिराकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है इसको देखते हैं। शरीर के एक छोटे खंड द्वारा क्या होता है, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा संपूर्ण जीव के निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे अमीबा और हाइड्रा। इसमें देखिए क्या होता है ना, जैसे एक जीव है उसका कोई भी भाग टूटकर अगर कहीं पर गिर जाए तो वो धीरे धीरे एक जीव का निर्माण कर लेता है एक छोटे ही टुकड़े से, ठीक है। तो ही होता है पुनरुद्भवन। अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और यह दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है, तो यही है निषेचन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सेट में लगातार ये पूछा गया है। क्या है? युग्मनज क्या होता है, ठीक है। तो युग्मनज का आंसर कुछ बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा कि निषेचन के पश्चात यानी जब निषेचन होता है तो उसके बाद अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। उसके बाद देखिए चलिए आगे कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न आता है द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। इसमें आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। यानी एक ऐसा जीव जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर तथा मादा दोनों होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसके बाद देखिए जायांग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जायांग पर टिप्पणी लिखिए या फिर जायांग पर परिभाषा लिखिए, तो आंसर आपको एक ही लिखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या है ना, अंडकों से मिलकर बनने वाली संरचना यानी स्ट्रक्चर जो होता है वही जायांग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रत्येक अंडक में जननांग अंडाशय पाए जाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना। देखिए गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी हमने आसान सी परिभाषा लिखी। देखिए अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो इस तरह से लिखना है, अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो उसी में थोड़ा सा और बढ़ाकर लिख देना। देखिए आंसर बहुत ही सिंपल सा है,
गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से बता दे। देखिए, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पादप भ्रूण के जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, भारतीय पादप भ्रूण के जनक कौन है, तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा पी माहेश्वरी जो जी है ना, पी माहेश्वरी जी वह भारतीय पादप भ्रूण के जनक हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, युग्मनज कब बनता है। बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, एक ही लाइन में समाप्त हो गया। क्या आंसर है इसका? संयुग्मन के पश्चात यानी संयुग्मन के बाद अंड से युग्मनज बनता है। बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका। युग्मनज कब बनता है, तो आपको आसान भाषा में लिख देना है, संयुग्मन के पश्चात या फिर बाद लिख सकते हैं, अंड से युग्मनज बनता है। उसके बाद आगे देखिए, भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, देख लेना, 27 फरवरी को जरूर से जरूर आने वाला है। देखिए, इसमें क्या है, निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। नहीं समझ में आया? देखिए, फिर से बताते हैं। देखिए, निषेचन के पश्चात यानी जब निषेचन होता है तो उसके बाद द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक जो भ्रूण पोष होता है उसके केंद्रक से विकसित होकर यानी और बड़े होकर ग्रो होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है कि बहुभ्रूणता क्या है। ठीक है, तो इसका आसान सा उत्तर हमने लिखा है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो यही प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। कौन सा क्वेश्चन है? विरसन के 2 कार्य लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पहला कार्य इसका लिख देना है कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, यानी टेस्टोस्टेरोन को इधर उधर भेजना जहां इसकी जरूरत हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी विरसन के जो 2 कार्य होते हैं वो पहला कार्य क्या है? नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, और दूसरा कार्य है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। तो यही है विरसन के 2 कार्य, बहुत ही आसान से हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्तनियों में निषेचन कहां होता है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन देखिए, इसका आसान सा उत्तर हो जाएगा कि स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन एक नलिका का नाम है जिसके द्वारा स्तनियों में डिंबाणु का निषेचन होता है। और निषेचन कला बन जाने पर यानी जब निषेचन कला बन जाती है तो उसके पश्चात अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। तो यही इसी तरह होता है स्तनियों में निषेचन। ठीक है, उसके बाद देखिए, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग पर प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। देख लीजिए, निषेचन के पूर्व यानी निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण करता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है। तो यही क्या होता है? फर्टिलाइजिंग हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाती है। इसमें क्या है? देखिए, फर्टिलाइजिंग क्या होता है? निषेचन के पूर्व यानी निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है, और यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन नामक ग्राही से क्रिया करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजन बनता है, तो उसी से फिर जुड़कर क्या बनता है? एंटी फर्टिलाइजन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, युग्मनज क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके जाना है। देखिए, युग्मनज क्या है? इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो अगुणित शुक्राणु यानी एन और अगुणित अंडाणु यानी एन के संयोजन का निर्माण होता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। तो यही होता है युग्मनज। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n हो जाती है। देखिए, एक n कहां से आया? एक n आ जाता है शुक्राणु से और दूसरा n आ जाता है अंडाणु से, तो दोनों मिलाकर 2n हो जाते हैं। तो इसलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे
बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। 23 का जोड़ा जब आप करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो आपको 23 जोड़ी भी दे सकता है या फिर 46 भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तैयार। दोस्तों इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हो सकता है 24 फरवरी, हो सकता है 27 फरवरी को एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आए। ठीक है, देखिए क्या है शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है, तो इसका आसान सा उत्तर हमने लिखा है नर के विषणु की जननिक जन्म उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है नर विषणु के जो विषण होता है मनुष्य का, उसके जननिक जन्मकला पर चर्मिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया या फिर शुक्राणु जनन होता है, और यह प्रक्रिया विषण के शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। ठीक है, इतना आपको, चाहे आप यहां तक लिखे कि शुक्राणु जनन कहते हैं, अगर इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर और भी खुश हो जाएगा आपसे और आपको भर भर के नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों की अगुणित जनन कोशिकाओं के संयुग्मन से नए जीव का निर्माण होता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से बताते। देखिए लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों की अगुणित जनन कोशिकाओं के संयुग्मन से नए जीव का निर्माण होता है, यही लैंगिक जनन कहलाता है। बहुत ही आसान सा उत्तर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, नर मानव में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो ये आपको बताना है कि नर मानव में जो विषण होता है वह उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो इसमें आपको बताना है नर मानव में विषण शरीर के बाहर विषण कोष में उपस्थित होता है, यानी स्थित होता है, उसी में रहता है, और विषण कोष का तापमान 2 से 3 अंश सेल्सियस कम होता है, और जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है, और शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता है। अतः जन्म के समय विषण अपने मूल स्थान से हटकर विषण कोष के बाहर आ जाते हैं। तो यही होता है नर में मानव में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, तो यही इसका कारण है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विदलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग देख ही लीजिए कि विदलन को परिभाषित कीजिए। विदलन एवं समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर लिखे। देखिए अंतर वाली ना एक स्पेशल वीडियो आपको आज मिलने वाली है, बहुत ही स्पेशल है, पूरी बुक के सभी अंतर को एक ही में हम इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि विदलन की परिभाषा क्या है। दोस्तों इसकी भी बहुत ही आसान परिभाषा है, आप लोग देख सकते हैं, निषेचन के 24 घंटे बाद से युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी निषेचन जब होता है उसके ठीक 24 घंटे बाद युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है, और युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या एवं घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या या फिर घटती हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन यानी टूट टूट कर अलग होना है विदलन कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका का, उसके अनुसार यानी उसके बताए हुए अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाती है। इसमें कहा क्या जा रहा है आप लोग ध्यान से देखिए कि WHO के अनुसार सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य वो होता है जब इंसान शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, इन तीनों रूप से जब इंसान स्वस्थ होता है तो उसी को स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, अब अगर वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों 22वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी
टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए टिप्पणी लिखने वाली वीडियो भी हम अलग से बनाने वाले थे, लेकिन इनमें जो भी जो क्वेश्चन निपट जाते हैं वो निपट जाते हैं। ठीक है, देखिए आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है परख नली शिशु अंता पात्र निषेचन आईवीएफ एक तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है, यानी जो आईवीएफ तकनीक है या उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिसमें स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम संख्या पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणुओं को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। ठीक है, आईवीएफ तकनीक क्या है? देखिए जब स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो होती है, संख्या जो होती है वह कम होती है, या फिर जो मानव या फिर जो मनुष्य होता है, पुरुष होता है, उसके शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया जो संख्या है वो कम होती है। तो आईवीएफ एक तकनीक है जिसके द्वारा बाहर ही उसमें जो कमी होती है उसे पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आसान सा उत्तर है जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। क्या है? जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी आनुवंशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती रहती है। यह वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जीन गुणसूत्र एक ऐसा गुणसूत्र है जिसके द्वारा आनुवंशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जा सकता है। यह वंशागति की इकाई है और जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलील क्या है? ठीक है, इसको आपको बताना है। देखिए एलील क्या होता है? युग्मक विकल्पी एक लक्षण के तुलनात्मक यानी उसके तुलनात्मक यानी उसके कंपैरिजन में रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? युग्मक विकल्पी एक लक्षण के तुलनात्मक में रूपों के जो जीन्स होते हैं वही एलील कहलाते हैं। अर्थात एक ही जीन के दो से अधिक पुष्प का रंग सफेद, अर्थात इसमें क्या है? एक ही जीन के दो से अधिक जीन्स पाए जाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष का पुष्प का रंग सफेद, तने की लंबाई लंबा एवं बौनाढ्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलील क्या होता है? एलील ये होता है कि अगर दोनों टी यानी दोनों लंबे पौधे से संकरण कराया जाता है तो अगर उसमें एक पौधा बड़ा होता है एक पौधा छोटा होता है तो ये किसके कारण होता है? एलील के कारण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए, यानी अपूर्ण प्रभाविता क्या है इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो आसान सा उत्तर है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी की संतति में कोई लक्षण प्रभावी या फिर अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है। कहा क्या जा रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण, ठीक है, ना तो प्रभावी लक्षण देता है और ना ही अप्रभावी देता है, वह बीच वाला लक्षण देता है जिसके लिए उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। और इसका उत्तर उदाहरण हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, सह-प्रभाविता को उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए सह-प्रभाविता में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। क्या इसमें है? सह-प्रभाविता में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हो जाएगा यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो वहां पर F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जब एक लाल रंग के पशु से एक श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए या फिर निषेचन कराया जाए तो वहां पर जो संतान उससे होगी तो वो किस कलर की होगी? चितकबरी। ठीक है, तो यही होता है सह-प्रभाविता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आसान सा हो जाएगा कि प्राणियों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः
इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ये लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो उदाहरण और जिसे देखिए इसमें जो रोग होते हैं और गुण होते हैं जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया। इसमें क्या है ना, जिसे अगर आपको वर्णांधता है, ठीक है, अगर आपको वर्णांधता है तो आपके घर वालों को में किसी को भी वर्णांधता हो सकती है। वर्णांधता क्या होती है इसको भी जान लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस रोग के, वर्णांधता क्या है, एक रोग है, एक बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी के व्यक्ति को लाल व हरे रंग में विभेद नहीं पता चलता, यानी और लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता, ऐसे व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आसान सा उत्तर है, जब किसी पादप के युग्मक या जीन्स समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, समयुग्मजी में जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, और विषम युग्मजी में क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, समयुग्मजी कहलाता है। और सब समयुग्मजी पादप के लक्षण के लिए शुद्ध होती है, जैसे टी और टी। यानी इसमें क्या है ना, देखिए इसमें क्या है ना, अगर कोई लंबा पौधा है, ठीक है, तो उससे जो बीज निकलते हैं और उससे जो पौधा होता है, उस बीज से जो पैदा होता है वो भी लंबा होगा। और इसमें क्या है, देखिए जब किसी पादप के, ये विषम युग्मजी का है, जब किसी पादप के लक्षण के युग में समान नहीं होते और जीन्स विपरीत होते हैं तो ये पादप विषम युग्मजी कहलाते हैं। जैसे अगर टी वाला पौधा, ठीक है, यानी टी यहां पर क्या है, लंबे पौधे की पहचान है, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर एक लंबा पौधा है तो उससे जो बीज निकलता है, अगर वो बीज छोटा पौधा हो जाता है जाकर बाद में, तो उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पराक्रमण क्या है, ठीक है, ये भी आपके लिए पारक्रमण दिया गया है। पारक्रमण क्या है तो इसको आपको बताना है। पारक्रमण में विषाणु द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है, यही पारक्रमण कहलाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है कि जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा उत्तर है, जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि मानव स्वास्थ्य रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यहां पर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य 3 भागों में होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया और मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य। शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य का शरीर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तब उसे स्वस्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। यानी मनुष्य में कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, जैसे चेचक हो गया, हर्पीज हो गया, हर्पीज और पोलियो, डेंगू, खसरा और रेबीज। रेबीज क्या होता है, कुत्ता बिल्ली काटने से होता है ये रोग, ठीक है, रेबीज वाला, ठीक है। तो अगर कुत्ता काट लिया तो कौन सी सुई लगवानी पड़ती है, रेबीज वाले, ठीक है। तो आदि ये सभी आदि जो रोग हैं ये विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणु के नाम लिखिए। यानी कौन कौन से ऐसे विषाणु हैं, कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो मनुष्यों में जुकाम को फैलाते हैं। जैसे राइनो विषाणु हो गया, राइनो नामक को एक वायरस है जो जुकाम को उत्पन्न करता है, और कोरोना विषाणु जो हो गया, ठीक है, और कोरोना, ठीक है, कोरोना से ही जुकाम को फैलता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए संक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है, आसान भाषा में हमने लिखा है, वह रोग जो आसानी से मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क यानी मिलने से होता है, संक्रामक रोग कहलाता है, ठीक है। तो संक्रामक रोग क्या हो गया, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए वही रोग संक्रामक कहलाता है। जैसे ये कोरोना वायरस आ गया था, ठीक है, तो ये सब क्या है, संक्रामक रोग है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग पर टिप्पणी लिखिए, यानी पोलियो क्या। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोलियो रोग क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। देखिए ये सामान्यतः बचपन में होने वाले रोग हैं, ठीक है। पोलियो क्या होता है, छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है और एक वायरस के साथ उत्पन्न होता है। कौन से वायरस है, पोलियो नामक ही एक वायरस है जिसके द्वारा पोलियो रोग होता है। और इस विषाणु का संक्रमण यानी ये वायरस भोजन एवं जल के साथ होता है, ठीक है। ये जो
वायरस है, पोलियो नामक वायरस जो है यह भोजन यानी खाने में और जल यानी पानी के साथ पहुंचता है और इसकी रोकथाम के लिए इसका टीकाकरण अति आवश्यक है। ठीक है, तो पोलियो का टीका लगता है, छोटे बच्चों को जरूर लगवाना चाहिए ताकि उनको आगे चलकर पोलियो ना हो। ठीक है, अब देखिए डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आसान भाषा में हमने बताया है। देखिए डेंगू फिलेमी नामक विषाणु द्वारा फैलता है। जो डेंगू है वह फिलेमी एक विषाणु का नाम है, वायरस का नाम है जिसके द्वारा फैलता है और इस रोग को यडीज मादा मच्छरें फैलाती हैं। इस रोग को कौन से मच्छर फैलाते हैं? यडीज मादा मच्छरें फैलाते हैं। इसमें रोगी को क्या होता है ना, इससे जो बीमार होता है, जिसको डेंगू हो जाता है, उसको तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, बदन भी दर्द होती है और बहुत अधिक बदन दर्द करता है, जिससे इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसका कोई टीकाकरण आज तक नहीं बना, इसका कोई टीका अभी नहीं बना है। इसकी रोकथाम की जाती है। ठीक है, इसकी रोकथाम यानी इससे सिर्फ और सिर्फ बचाव किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद देखिए टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आसान से लिख देना है कि टाइफाइड रोग जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यानी देखिए क्या है, टाइफाइड रोग एक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है और इस रोग को घरेलू मक्खी भोजन द्वारा फैलाती है। यानी जो ये रोग होता है टाइफाइड को, यह मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, दोस्तों टाइफाइड जो रोग होता है, जो बीमारी होती है ना, वह मक्खियों द्वारा फैलती है। ठीक है, मक्खियां जो होती हैं अगर भोजन पर बैठ जाती है और उस भोजन को हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर टाइफाइड होने का खतरा रहता है और इसके लिए TAB जो नामक टीका होता है उसे लगवाना चाहिए, जिससे 3 वर्ष तक टाइफाइड का खतरा नहीं रहता और इसकी जांच के लिए विडाल नामक टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथी पांव पर टिप्पणी लिखिए, ये भी एक रोग है। तो कौन सा रोग है इसको हम जान लेते हैं आसान भाषा में। ठीक है, फील पांव फाइलेरिया कृमि, जिसका वैज्ञानिक नाम वैजुरिया बेफराटी है, जिसके द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, जो ये रोग किसके द्वारा होता है? फील पांव फाइलेरिया नामक विषाणु द्वारा ये रोग होता है, हाथी पांव वाला। ठीक है, ये लिम्फ वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। इसके द्वारा होने वाला रोग का नाम फील पांव या हाथी पांव है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा क्या है? यानी प्रतिरक्षा क्या है? देखिए शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों एवं उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं प्रतिरोधक करके स्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है। इस शरीर की प्रतिरक्षा को प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी होने वाली होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में इम्यूनी सिस्टम होता है उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसे हम देख लेते। दोस्तों टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन जो होता है उस पर आपको बताना। देखिए मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादनों से निर्मित पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, चेचक आदि रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमें क्या लगवाना चाहिए? टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनने वाली बैक्टीरिया का नाम लिखिए, यानी कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दूध से दही बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दूध से दही बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जैव उर्वरक क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, ये जैव उर्वरक कहलाते हैं। दोस्तों उसके बाद देखिए जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या लिखना है आपको? ये विज्ञान की वह शाखा है, यानी विज्ञान का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु या अनुमानों के लिए
मानव के लिए होता है, ठीक है, मानव के लिए किया जाता है, जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। यानी जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा चीज है जिसमें मनुष्यों के कल्याण के लिए, यानी उनको कौन सी बीमारी होती है, इन सब बीमारियों का पता लगाने, उसकी रोकथाम, इन सभी चीजों का अध्ययन किसमें होता है, जैव प्रौद्योगिकी में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको लिख देना है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी तकनीक में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा वांछित डीएनए जीन को क्रमशः काट कर यौमवाहक मल से वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी तकनीक में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा वांछित डीएनए जीन को क्रमशः काट कर वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाने की, निर्माण करने की प्रक्रिया ही पुनर्योगज डीएनए कहलाती है। यानी इसी तरह से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको लिख देना है, ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है। क्या है, ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, प्लाज्मिड उसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाला एक गुणसूत्र है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अभी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और बीटी फसल पर टिप्पणी, तो दोनों का आंसर सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। देखिए बीटी फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें हैं, ठीक है, यानी बीटी फसलें कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये फसलें बैसिलस थूरियनजिएसिस जीवाणुओं से निर्मित होती हैं। यानी बीटी फसलें ऐसी फसल हैं जिनको लगाने के बाद उनमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती, उसी को क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। और एक कैसे होता है, बीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थूरियनजिएसिस जीवाणुओं द्वारा निर्मित होती है, और यही बीटी का फुल फॉर्म है। तो बीटी में कैसी फसलें आ गई, जैसे बीटी बैगन हो गया, बीटी कपास हो गया, ये सब फसलें बीटी फसल में आती हैं। और देखिए इंटरफेरान की परिभाषा एवं कार्य लिखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो आपको आसान भाषा में इसमें लिख देना है कि इंटरफेरान प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी इंटरफेरान क्या है, प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति, यानी प्रतिरक्षा नियंत्रक की तरह कार्य करती है, और इनका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार हेतु किया जा रहा है। इंटरफेरान क्या है, एक विषाणु है, ठीक है, एक प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है, और जिसका उपयोग क्या होता है, अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। और देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो बीटी फसलों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया बीटी कपास और बीटी बैगन, तो आपको बीटी बैगन बीटी कपास लिख देना है। बहुत ही फसलें आ चुकी हैं बीटी कंपनी की, ठीक है। तो बीटी कंपनी की जो फसलें होती हैं उनमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनमें खाद डालने की दोबारा आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं कि आज जो सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं, जो अवेलेबल हैं, उनमें कितना ज्यादा खादों का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इकोटोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपल सा इसमें लिख देना है, दो पारितंत्र के मिलने पर, यानी जो दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं तो उससे बना संक्रमण क्षेत्र जिनमें दोनों पारितंत्र के जीव मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। बहुत ही आसान से हमने लिखा है, तो आपको एक ही बार में हो सकता है याद हो जाएगा, अगर आप याद करना चाहेंगे तब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए जरायुजता क्या है, ठीक है, तो जब एक बीज का अंकुरण मात्र पादप पर ही हो जाता है, क्या कहा जाता है इसमें, जब बीज का अंकुरण मात्र पादप पर ही हो जाता है तो उसे जरायुजी अंकुरण कहते हैं, तथा यह गुण जरायुजता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सहजीवी से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा
होता है, यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंत संबंध है, ठीक है, जिसमें दोनों जीव एक ही जीव को लाभ होता है, जिसमें क्या होता है, एक ही दोनों जीवों को लाभ होता है या फिर एक ही जीव को लाभ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हानि या फिर नुकसान किसी को भी नहीं होता, इसीलिए इसे सहजीवी कहते हैं। और उदाहरण क्या इसका है, लाइकेन इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सहोपकारिता को परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पारस्परिक संबंध, ठीक है, तो इसमें लिखना आपको है, इस पारस्परिक संबंध दोनों तथा पादपों को लाभ होता है, ठीक है। इस पारस्परिक संबंध में दोनों जीवों तथा पादपों को लाभ होता है। यह संबंध अविकल्पी तथा विकल्पी प्रकार का हो सकता है और इसी को सहोपकारिता कहा जाता है। बात समझ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर परजीविता क्या होता है भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है, एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे की वृद्धि को पूर्ण एवं आंशिक रूप से रोक देना विरोधी या प्रतिजीविता कहलाता है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, परजीविता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, जब एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धिरोधक रासायनिक पदार्थ द्वारा किसी दूसरे की वृद्धि को पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है, तो यही क्या कहलाता है, विरोधी या प्रतिजीविता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैव विविधता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर ही लेना है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों एवं जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की आकृति एवं आकार, स्वभाव एवं संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। यानी क्या होता है, जैव विविधता में जब क्या होता है, जंतुओं में आकृति, आकार, स्वभाव एवं संरचना, अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति में होता है, तो यही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जाए एक नंबर में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। यानी लखीमपुर खीरी में कौन सा ऐसा पार्क है जो स्थित है, जो बना है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, तो दोनों एक ही है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये सब तो बहुत ही लोगों को याद होगा, क्योंकि ये दोस्तों कक्षा 5 से ही पढ़ाते आ रहे हैं इन सब चीजों की, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, यानी रेड डाटा बुक क्या होती है, इसको आपको बताना है। देखिए, ये एक ऐसी बुक है, यानी एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ जीव जंतुओं का समृद्ध सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है, यही रेड डाटा बुक कहलाती है। यानी रेड डाटा ऐसी बुक होती है जिसमें जीव जंतुओं की दुर्लभ और संकटग्रस्त स्थिति को सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। यानी उसमें समझा जाता है कि मनुष्य को अगर बीमारी हो जाए तो उसके कैसे रोकथाम की जाए, यही सब रेड डाटा बुक होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन्य जीवन से आप क्या समझते हैं। वन्य जीवन क्या होता है दोस्तों, ऐसा जीवन जो वन में होता है। तो आपको इसमें लिख देना है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका रहन सहन वन्य जीवन कहलाता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए, अपराध की परिभाषा क्या होती है, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है, इसका आंसर नंबर लिख देना, उसके बाद लिखना है इसके परिभाषा में, वह संरचना जिससे भ्रूण विकसित होता है। यानी ऐसी संरचना जिससे भ्रूण किसे कहते हैं, भ्रूण कहते हैं महिलाओं में जब बच्चा होता है, जो जन्म से पहले जो बच्चा होता है पेट में, उसी को भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो वह संरचना जिससे भ्रूण विकसित होता है, यानी मतलब आगे और बड़ा होता है, अर्थात
पोषण प्राप्त करता है। यानी यही संरचना जो अपरा है, यही भ्रूण यानी बच्चे को पोषण यानी उसे भोजन पानी सब कुछ देता है, वही अपरा कहलाता है। ठीक है, तो अपरा क्या है? अपरा वह संरचना है जो भ्रूण यानी बच्चे को विकसित करता है, विकसित करता है, विकसित करता है मतलब उसको भोजन देता है। ठीक है, और उसकी जो भी जरूरतें हो वो पूरा करता है। ठीक है, अब अपरा के कार्य आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अपरा द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी अगर अपरा ना हो तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, देखिए अपरा क्या है? अपरा भ्रूण को यानी बच्चे को पोषण यानी खाना ऑक्सीजन प्राप्त होता है भ्रूण से। ठीक है, और अपरा माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है और अपरा हानिकारक पदार्थों को नहीं पहुंचाता। यानी अपरा जो है वह बहुत ही सीधा साधा है, वह जो अच्छे चीजें होती हैं उसे पहुंचा देता है बच्चे के पास, और जो हानिकारक होती हैं उसे दूर फेंक देता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है अपरा की परिभाषा में। और इसके उदाहरण 3 नंबर में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो 3 नंबर अभी पक्के कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको बताना है। अब देखिए लिंग निर्धारण क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, ठीक है, जब बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले किसी जीव के लिंग स्थायीकरण, स्थायीकरण यानी लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, यहां पर कहा क्या जा रहा है? देखिए, जन्म से पहले किसी बच्चे को अगर ये पता लगाया जाए कि वो लड़का है या लड़की, तो उसी को लिंग निर्धारण कहते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। स्त्री में सभी अंडाणु 22 प्लस यक्स गुणसूत्र के, और पुरुष में शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, 22 प्लस यक्स और 22 प्लस वाई। यहां पर कहने का मतलब ये है, देखिए स्त्री में क्या होता है 22 प्लस यक्स और दूसरा गुणसूत्र 22 प्लस यक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये किसके लिए होता है? स्त्री के लिए। और मनुष्य के लिए, और जो पुरुष होता है उसके लिए क्या होता है? 22 प्लस यक्स और 22 प्लस वाई। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए निषेचन के समय, निषेचन के समय जब यक्स वाई वाले, जब यक्स और वाई वाले गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है, और जब यक्स और यक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। यहां पर कहा क्या जा रहा है? जब यक्स और यक्स वाले गुणसूत्र, जब स्त्री का भी यक्स वाला गुणसूत्र और पुरुष का भी यक्स वाला गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और जब पुरुष का यक्स वाई वाला गुणसूत्र और स्त्री का यक्स वाला गुणसूत्र मिलेगा तो यहां पर लड़की पैदा होगी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यक्स लड़की होगा और वाई लड़का होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से होता है। देखिए, तो लड़का और जब यक्स और यक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। तो इस तरह से लिंग निर्धारण में सिर्फ इतना आपको लिख देना है। 3 नंबर में ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर लिखिए। अब इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अंतर क्या है? देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन और इक्रोमेटिन, देखिए इसमें आपको एक ट्रिक लगाना है, सिर्फ आप इसको याद कीजिए और ठीक इसका ऑपोजिट उसमें लिख दीजिए, आपको नंबर फुल मिलेंगे। देखिए यहां पर क्या है? गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है और गुणसूत्र अभिरंजकों को यह भाग हल्का रंगता है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आज तक का, बायोलॉजी का आज तक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में। देखिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब देखिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखने के लिए आपको इस तरह से लाइनिंग पा देनी है, डबल लाइनिंग, इधर आरएनए लिखना है और इधर डीएनए। अब देखिए इसमें क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है बाबू? केंद्रक में पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है और इसमें पेंटोज शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगला अंतर है, सभी जीवों में कुछ विषाणु तथा आनुवंशिकी पदार्थ का कार्य करता है। कौन करता है? डीएनए। ठीक है, और आरएनए क्या करता है? ये केवल विषाणुओं में ही आनुवंशिकी पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? तो देख लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीकी है,
क्या है, एक ऐसी तकनीक यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में, सबके डीएनए अलग अलग हैं। यानी सबकी जो डीएनए की अंगुली है, जो ये अंगुली की रेखाएं है ना, ये सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, देखिए जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबकी फिंगरप्रिंट, ये जो फिंगरप्रिंट है ना, ये सब अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। इस तकनीक का उपयोग हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे अपराधों में अपराधी की पहचान की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपने सीआईडी देखा होगा ना, तो आपको डीएनए के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी सीआईडी वाले कोई बाल पाते हैं या कुछ भी पाते हैं, कपड़े का टुकड़ा, तो उससे डीएनए का पता लगाते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता चलता है कि ये किसके हाथ का फिंगरप्रिंट है। तो इस तरह से होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना। इसको आप चाहो तो अपने तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार करके जरूर जाना। सहेज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसका अंतर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए सहेज प्रतिरक्षा आपको एक तरफ लिख देना है और एक तरफ लिख देना है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। ये जन्म के समय से ही पाई जाती है। जो सहेज प्रतिरक्षा होती है यह जन्म के समय से ही पाई जाती है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, ये रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ये जन्म से ही होती है सहेज प्रतिरक्षा, और ये जो होती है कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो, तब ये उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, ठीक है, पाई जाती है। देखिए यह एक विशिष्ट या एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है। क्या है, सहेज प्रतिरक्षा जो है यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, स्वतः प्राप्त की जाती, ये स्वतः प्राप्त होती है, मतलब अपने आप प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला इसका अंतर है, ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है। क्या यहां पर है, देखिए ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। यानी ये शरीर में जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के रोगाणु होते हैं, उनको उत्पन्न आने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, मुख की लार व आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, तथा श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। अब इसके अंतर में हो जाएगा, प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर अनुक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और ये इसमें क्या होता है, इस रोगाणु को के पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रतिक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है। उदाहरण टेटनस, चेचक आदि के टीके, ठीक है। तो आपको टेटनस, चेचक आदि के टीके जरूर लगवाने चाहिए, जिससे आपको जो ये उपार्जित प्रतिरक्षा वाला रोग होता है इससे आप बच सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व कार्य समझाइए। अब देखिए इंटरफेरॉन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यह एक कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एवं ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। इंटरफेरेंस क्या है, एक पदार्थ है जो कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जो इन कोशिकाओं को विषाणुओं से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध यानी उसके उल्टे सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए अब आइजैक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 ईस्वी में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया, क्योंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेरॉन को आपको यहां तक लिख देना है। अगर आप अवतार कर लिए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण और टी ऑक्साइड्स में अंतर दीजिए, ठीक है। तो अंतर आपको लिखना है। देखिए इसका अंतर क्या है, टीकाकरण और टी ऑक्साइड क्या होता है, आप समझ लीजिए। देखिए
टीके यानी वैक्सीन द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करना टीकाकरण कहलाता है। यानी टीकाकरण जब हो जाता है तो हमारे अंदर जो इम्यूनी सिस्टम है ना उसको जागृत कर दिया जाता है, यानी उसको जगा दिया जाता है कि बाबू बीमारी आने वाली है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए वैक्सीन में क्षीण जीवित या मृत विषाणु या जीवाणु के कण होते हैं और इसमें क्या है टीऑक्साइड में ये रूपांतरित टॉक्सिन्स है। ठीक है, वैक्सीन का प्रयोग संक्रमण के बचाव के लिए होता है, यानी जब भी कोनो वायरस आ जाता है जैसे कोरोना वायरस आ गया तो उसके लिए क्या हुआ टीकाकरण होने लगा, तो ही है वैक्सीन। ठीक है, और देखिए टॉक्साइड्स जीवाणु से प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण के समय होता है और ये सब क्या होते हैं इनका समय जब बैक्टीरिया हो जाती है तो वहां पर इनको लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया को हटाया जा सके। बात समझ रहे हैं। देखिए सजीव क्षीण विषाणु में प्रतिजनत्व तो बना रहता है किंतु इनकी उग्रता समाप्त हो जाती है। टीकाकरण में क्या होता है सजीव क्षीण विषाणु में प्रतिजनत्व तो बना रहता है किंतु इनकी उग्रता समाप्त हो जाती है और टॉक्साइड्स में भी प्रतिजनत्व तो बना रहता है किंतु इनकी अभिलाषुलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करके विषाणु एवं जीवाणु दोनों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इसमें क्या होता है ये जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और जो टीकाकरण होता है विषाणु और जीवाणु दोनों से। ठीक है, और देखिए सजीव वैक्सीन में विषाणु एवं जीवाणु दोनों प्रोटीन एवं विषाणु आरएनए दोनों ही होते हैं जबकि मृत वैक्सीन में केवल विषाणु का आच्छद होता है और टॉक्साइड्स जीवाणु के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें एक प्रोटीन जीवाणु के एक प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न है। ठीक है, तो कैंसर आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, यह रोग शरीर की कोशिकाओं के आभ्यंतरिक कोशिका के विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित आकोन जीन्स के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कैंसर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे गुटखा वगैरह हो गया। ठीक है, और जो शराब हो गई जो, ठीक है, तो एल्कोहल, ये सब चीजें हैं कैंसर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंसर को संबंधित ऊतकों के आधार पर निम्न 3 समूहों में बांट सकते हैं। कार्सिनोमा ये बाह्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, सार्कोमा कैंसर क्या होता है, ये मध्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है जैसे अस्थि कैंसर यानी हड्डियों में कैंसर, लसिका ग्रंथि कैंसर यानी ग्रंथियों में कैंसर होता है और ल्यूकेमिया ये ऐसा कैंसर है ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहां से प्राप्त होती है, तो आपको समझाते हैं। देखिए ड्रग वह पदार्थ है, ड्रग्स वह पदार्थ है जो खाने, सूंघने या किसी भी माध्यम द्वारा रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा या रूप में सेवन करने पर व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, देखिए ड्रग क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है ना जिसे सूंघने पर इंसान की जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन है थोड़ा बदलाव आ जाता है, जैसे वो डांटने लगता है, उसकी आवाज थोड़ा और भारी हो जाती है। ठीक है, चरस वरस पीने से। ठीक है, ये देखिए यह निषेध हीरोइन, चरस, कोकीन या अनिषेध शराब, कैफीन, तंबाकू आदि 2 प्रकार के होते हैं। नशीले पदार्थों में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे हैं ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, ठीक है, एवं कोका एल्कलाइड। ठीक है, ये मुख्यतः पुष्पी पादपों से प्राप्त की जाती है। जो ड्रग्स होती है, जो नशीले पदार्थ होते हैं, ये पुष्पी पौधों से, पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। और देखिए ओपियाइड्स या स्मैक अफीम पादप से प्राप्त होता है। जो स्मैक होता है वह अफीम नाम के पादप से प्राप्त होता है और कैनाबिस सेटाइवा के पुष्पकर्म शीर्घ व पत्ती से चरस प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये एक क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा रहा है और अथवा करके पूछा जाता है, बीटी जीव विष क्या है, या जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है, मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है। ठीक है, तो बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी देखिए एक
पूछने का तरीका है। तो इन सभी तरीकों के लिए एक ही आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बीटी कपास यानी बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलिऑप्टेरॉन तथा डिप्टेरॉन, ठीक है, मक्खी और मच्छर जिसको कहते हैं, मक्खी और मच्छर को मारने में सहायक होती है। ये जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करती है। ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता क्योंकि ये यह एक प्राक विष के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राई जीन का नाम दिया गया है तथा उस निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जो उससे निर्मित प्रोटीन होता है उससे क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब कोई भी कीट या इस पादप को खाता है तो उसे निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है। तो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत उपकला कोशिका के साथ जुड़कर उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इसके कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और वह कीट की मृत्यु हो जाती है। बात समझ? तो बीटी फसल को कीड़े क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें एक ऐसा जहर होता है जिसे कीड़ा खाकर खुद ही मर जाता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो बीटी विष में अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग जीनों द्वारा कूटबद्ध किया जाता है, जैसे क्राई IAC हो गया तथा क्राई डबल IAB जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन के कपास गोलक सलभ कृमि को नियंत्रित करता है। और जो क्राई IAB है वह जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनर्योगज तकनीक से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको बता देते हैं। देखिए पुनर्योगज प्रोटीन तकनीक द्वारा निर्मित परजीवी जीवी से वांछित प्रोटीन उत्पाद पुनर्योगज प्रोटीन कहलाता है, जैसे बीटी कपास हो गया और बीटी क्राई प्रोटीन उत्पादन। और देखिए इसके और भी आंसर है, उसका आंसर कहां पर मिलेगा, अतिलघुत्तीय प्रश्न 1 संख्या में। इसको हमने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही आसान है, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। दोस्तों उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, देखिए जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव जो है उस पर आपको टिप्पणी लिखना। तो स्पर्धा या प्रतियोगिता दोनों एक ही है दोस्तों। इसको देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, प्रतियोगिता या स्पर्धा, यहां से आपको लिखना, ठीक है। प्रतियोगिता या स्पर्धा समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। इसमें कमजोर प्रतियोगी समाप्त होने की संभावना अधिक रहती है। यहां पर इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए प्रतियोगिता एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है, ठीक है। और प्रतियोगिता या स्पर्धा समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। इसमें कमजोर प्रतियोगी के समाप्त होने की संभावना अधिक रहती है, यानी जो कमजोर प्रतियोगी है वह समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक दुकान है छोटी मोटी, ठीक है, और बड़ी दुकान आ गई तो उसमें क्या होगा, जो छोटा दुकान वाला रहेगा उसकी तो ऐसे ही दुकान कम चल रही थी, तो जब वो बड़ी दुकान वाला आ जाएगा तो उस दिन समाप्त हो जाएगा। तो यही है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा या फिर जातियों में प्रतियोगिता, ठीक है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। देखिए की स्टोन प्रजाति वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव पात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। और यह प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदायों की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं तथा वातावरण में स्थिरता लाती हैं।
उदाहरण इसका हो जाएगा विशाल वृक्ष तथा उसकी सभी शाखाएं अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करके सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्मित करते हैं और वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है। अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों को की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होते हैं। यह वृक्ष की स्टोन प्रजाति की तरह काम करता है। यानी कि स्टोन प्रजाति किस तरह काम करता है? जैसे एक पेड़ होता है, वह पेड़ जब छाया ला देता है तो वहां का वातावरण बदल जाता है, तो इसी तरह से होता है की स्टोन प्रजाति। ठीक है, तो दोस्तों 3 नंबर में यही सब प्रश्न थे तो जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़कर जाते हो, जो आज सुबह में हमने वीडियो बनाई और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 70 में 50 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 में 50 लाने से तो करना क्या है, इस दोनों वीडियो को आराम से देखिए। वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम छांट कर लेकर आए हैं। पूरा दिन इसी में बीत गया दोस्तों, अब आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो रही है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक अभी से कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो के बाद सभी आपको मिलने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो आपकी तैयारी का जो आखिरी दिन बचा था वो भी अब समाप्त होने वाला है। आज की इस अंतिम रात के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि 5-5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी की तैयारी आपकी जबरदस्त हो ही रही है। 27 फरवरी कल है, तो कल आप अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से देकर आना। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम 5-5 नंबर वाले बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। इससे बाहर 27 फरवरी को कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब हर सेकंड आपके लिए कम होता ही जा रहा है, तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है जो कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर बताते हैं। देखिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी पुष्पी पादप कैसे होते हैं उसका आपको चित्र सहित इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कई सारे क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर आपको लिखना होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणु जनन। यहां इसमें पूछा क्या गया है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट करते हैं लघु बीजाणु जनन का। अब देखिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणु पराग कणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणु परागकण के बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, और देखिए तरुण पराग कोषों की कुछ अर्ध स्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, इन्हें परपुशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा बाहरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका व आंतरिक प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से अंतः भित्तीय मध्य स्तर व टेपिटम का निर्माण करती है। तो इतना आपको लिख देना है लघु बीजाणु जनन में। देखिए आपको याद भी करना है तो आप उसी तरीके से याद करें जितना आपको याद हो। आप और भी इसे बनाकर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अभी ले लो, आपको यहां से लेकर यहां तक लघु बीजाणु जनन के लिए लिखना है। दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा नियंत्रण का वर्णन आपको करना है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है और जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ये सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। इसकी सबसे आसान सी परिभाषा है, प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यानी यहां पर कहा क्या जा रहा है, जब
किसी देश में या किसी ऐसी जगह पर जहां मृत्यु कम हो रही है, लोग कम मर रहे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और वहां पर जनसंख्या यानी वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली ये वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण यानी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, तो सबसे पहला कारण इसमें है, ठीक है, सबसे पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर में क्या है, देखिए हमारे देश की जनता का रहन सहन का स्तर साधारण है यानी सामान्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, यानी जो हमारे ग्रामीण गांव में लोग रहते हैं वह अधिकांश लोग गरीब हैं, जो इस बात में यकीन करते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो काम करेंगे जिससे हम धन कमाएंगे और पैसा होगा, अतः गरीब के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसके बाद देखिए, निरक्षरता। जनसंख्या वृद्धि का कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है यानी अनपढ़ है। इस कारण से अज्ञानतावश अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है, ठीक है। तो हमारे देश में जो है वह पढ़ाई का अभाव है, जिसके लिए लोग जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं देते। और देखिए, सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज क्या है हमारे देश में, जैसे हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माने जाते हैं, ठीक है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, तो अतः पुत्र की प्राप्ति कामना को लेकर लोग कई संतानों को जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। उसके बाद देखिए, कम आयु में विवाह। ग्रामीण अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। हमारे यहाँ पर नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर है, ठीक है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण से आदि से होने वाली मौतें व शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पर आता है जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय है परिवार नियोजन। सन 1951 से प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रमों जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भनिरोधकों के उपायों को प्रेरित किया जाता है। कानूनी व्यवस्था क्या है, अब संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए, ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था और सुधार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और परिवार को सीमित करने में संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए। और चौथा क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों के योग्यता अनुसार रोजगार, व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए, जिससे परिवार के आर्थिक स्तर भी सुधर सकें, ठीक है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, जैसे यहाँ पर परिवार को सीमित रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे परिवार सीमित रखने के कार्यक्रमों में लोगों की रुचि बढ़े, जैसे निःशुल्क शिक्षा हो गई, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था, ये सब होते हैं ना, जिससे लोग सोचते हैं कि कम रहेंगे तो हमें आधी और सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए जनसंख्या इससे कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, ठीक है। यानी जो मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा ऐसा नियम दिया जिस नियम को पृथक्करण नियम कहा जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसको कैसे लिखना हम बताते हैं। देखिए, पृथक्करण का नियम सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, उसके अंतर्गत लिखना है, एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं एवं तुलनात्मक रूपों के कारक बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण युग्मक जनन के युग्मकों में जाने वाले कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब यौवन पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं।
लेकिन अतः प्रत्येक युग्मक के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र आप लोग देख लेना। ठीक है, और देखिए इन परिणाम से स्पष्ट होता है कि बौनेपन का लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था तथा अपितु बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होने की वजह से F1 पीढ़ी में छिपा रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों का विसंयोजन होने के कारण F2 पीढ़ी के कुछ पादपों में बौनेपन का लक्षण फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से मेंडल के पृथक्करण का नियम आपको पता चल गया होगा। अब देखिए पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा कर पूछा गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए आनुवंशिकी आनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। बात समझ रहे हैं। ठीक है, आनुवंशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी किसी को आप देखे होंगे कि उसका जो किसी के परिवार में अगर कोई लंगड़ा होता है तो उसके परिवार में एक दो लोग भी लंगड़े होते हैं, तो यही होता है वंशागति। ठीक है, अब देखिए पृथक्करण का नियम, इसको आपको आप बताते हैं कि पृथक्करण का नियम, देखिए यहां पर पृथक्करण का नियम हमने बताया है इससे पहले, तो आप उस वीडियो को थोड़ा पॉपअप करके बाद में देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्वतंत्र अभ्यूहन का कौन सा नियम मेंडल जी ने दिया था वो आपको बता दें। देखिए इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध गोल व पीले F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल और पीले बीज वाले थे। ठीक है, लेकिन F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसको भी अगर बना देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा और आपको भर भर के नंबर देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं लिंग सहलग्न गुण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए लिंग सहलग्न वंशागति, देखिए प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्यों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों में संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, वर्णांधता और हीमोफीलिया मानव में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण है। वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है, इसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग का फर्क नहीं पता चलता और उसको ट्रेन का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि लाल और रेड सिग्नल ही ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पर अगर वो ड्राइवर रहेगा तो उसे फर्क पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए जिस व्यक्ति की आंख में अंधता पाई जाती है उसे ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक कोड क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन एवं समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2022 और 2019 में भी ये आया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं आनुवंशिक कोड या आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें
प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं और इसकी खोज किसने की थी? निरेनबर्ग एवं मथाई जी ने, ठीक है, 1961 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब देखिए आनुवंशिक कोड की सामान्यतः विशेषताएं क्या है। ठीक है, पहली विशेषता है आनुवंशिक कोड त्रिक होता है और दूसरी विशेषता है आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज निरेनबर्ग एवं मथाई नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और देखिए AUG तथा GUG कभी कभी प्रारंभिक प्रकूट जबकि UAAUGA समापन प्रकूट है। समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। ठीक है, और देखिए चौथी विशेषता क्या है? आनुवंशिक कूट कोमाविहीन तथा सर्वत्रिकता दर्शाता है। सर्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय हो, आनुवंशिक कूट समान प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको लिखना कितना, जितना इस क्वेश्चन बैंक में दिया उतना थोड़ी ना लिखना है। अब देखिए यहां से आपको यहां तक इसको लिख देना, फिर तीन विशेषताएं इसमें लिख देनी है, बस आपका आंसर हो। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। दोस्तों डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिख देना है न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्टर ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणुओं से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, यानी जो फ्रेडरिक मिस्टर थे वह सबसे पहले मछलियों के शुक्राणुओं में से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक यानी अलग करने की सफलता यानी कामयाबी पाई थी। अधिकांश जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल 2 रूपों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए, और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए दोनों का ही निर्माण पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोनी क्षारकों के द्वारा होता है। और नाइट्रोनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, पिरामिडीन्स इसके अंतर्गत साइटोसिन थायमीन तथा यूरेसिल को सम्मिलित किया जाता है तथा प्यूरिन्स इसके अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन को सम्मिलित किया जाता है। डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाले, ठीक है, देखिए आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद इसको छोड़कर यहाँ से लिखना है डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाली शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। ठीक है, जबकि आरएनए के निर्माण में राइबोस शर्करा भाग लेती है। शर्करा तथा फास्फेट अणु न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जबकि क्षारक उनके पार्श्व भागों से जुड़े होते हैं। डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहा जाता है। और देखिए दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से प्रति समांतर होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और देखिए डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। और देखिए इसमें क्या है, साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षारकों का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब आपको यही 3 लिख देना है इसके अंतर्गत, और एक ही लिख देना डीएनए का अणु का व्यास 20 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, 20 अंश होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, आपको इसका चित्र बना देना है। ठीक है, चित्र बहुत ही आसान है, आपको देख लेना है और जहां जहां पर ये जो मार्किंग लगी है ये सब आपको देख लेना, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप बड़े में ले लो, उसके बाद आप इसे बना लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आनुवंशिक कोड की खोज कब हुई थी। आनुवंशिक कोड पर एक निबंध लिखे। ठीक है, तो इस पर आपको इस तरह से लिख देना है, उत्तर में 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आनुवंशिक कोड या कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह प्रक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। आनुवंशिक संकेत प्रणाली
प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपाय भी लिखिए। यानी अल्कोहल से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ड्रग यानी नशीली दवाएं, तंबाकू, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से उत्तर लिखना है, फिर आपको ये अल्कोहल डालना है। ठीक है, सामान्यतः रूप से शराब या मदिरा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। ये रासायनिक रूप से एथिल अल्कोहल C2H5OH है। ठीक है, अब देखिए, ये अल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, इससे मतलब क्या है कि अगर जो भी अल्कोहल लेता है उसका अंधाधुंध व्यवहार होता है, यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता और वहां पर मारपीट की नौबत आ जाती है। ठीक है, और उसका जो व्यवहार होता है वह बहुत ही कठोर हो जाता है अल्कोहल को पीने के बाद। ठीक है, और देखिए, इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात यानी रेस्पिरेटरी फेल्योर, हृदय घात, हार्ट फेल्योर अथवा मस्तिष्क रुधिर स्राव, सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु हो सकती है। तो शराब पीने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। सब चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अल्कोहल ड्रग की प्रयोग से शैक्षिक और सामाजिक जीवन अप्रभावित होता है। और देखिए, बिना स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रामणशीलता और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन का घटना आदि इसके प्रभाव हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? शराब की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए, धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल ड्रग का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आदमी अल्कोहल शराब पीता है उसको जब पैसे नहीं मिलते तो इधर उधर से चोरी करके शराब को पीता है। ठीक है, और देखिए, जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी होने की संभावना होती है। और देखिए, गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुषों और महिलाओं में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होने लगता है। और ड्रग्स के यहाँ पर क्या है, देखिए, ड्रग्स में कहा जाता है जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के निदान और निवारण और उपचार के लिए किया जाता है उन्हें औषधियाँ अर्थात औषधियों का समूह जो तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिन पर व्यक्ति निर्भर हो जाता है, उन्हें नशीली औषधियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो रोग को ठीक करे उसे तो दवाई कहा जाएगा, और ऐसी दवा जो रोग को यानी जो आदमी को और बिगाड़ दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे नशीली दवाई कहते हैं। ठीक है, इन औषधियों को साइकोट्रोपिक औषधियां भी कहते हैं। उदाहरण में चरस हो गया, गांजा, हशीश, ये सब जो है ये सब नशीली दवाएं हैं। ठीक है, जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो इस अवस्था को औषधि व्यसन कहते हैं, यानी लत लग जाना। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति अभी कुछ भी पीता है, तो जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, जब वो बार बार पीता है तो उसे इसकी लत पड़ जाती है और जब तक ना मिले तब तक वह फुर्तीला नहीं रहता। ठीक है, और देखिए, नशीली औषधियों के प्रकार। नशीली औषधियाँ किस प्रकार की होती हैं? पहला है शामक और निद्राकारक। ठीक है, कुछ औषधियाँ केंद्रक तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है, मस्तिष्क के तनाव एवं उत्सुकता को कम करती है एवं निद्रा लाती है, जैसे बेलियम, लिबरियम, बॉर्बिटूरस, इक्वेलिन आदि। ठीक है, उसके बाद उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंटेंट्स। ठीक है, इससे क्या होता है, ये औषधियाँ भी केंद्रक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इनसे कष्ट से राहत मिलती है, रुधिर चाप बढ़ जाता है तथा स्वभाव उग्र हो जाता है। ठीक है, और जैसे टॉफरेनिल, कैफीन, थाइन, एम्फीटेमाइंस, पैथिलफेनेटिड आदि चाय, कॉफी, कोको इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए, विभ्रमक और साइकेडेलिक। ठीक है, इसमें क्या है, ये श्रवण व दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है। ये जो है ये विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधि है, जैसे चरस, गांजा, भांग, हशीश और मैरिजुआना, LSD, मेस्कालाइन, सिलोसाइबिन, इस सब की चीज़ों से करने से आदमी जो है वह भ्रम में पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर तंबाकू के बारे में लिखना है। ये सब देखिए बहुत ही आसान चीजें हैं, आप अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए तंबाकू इसका सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियन ने किया था, ठीक है। तंबाकू निकोटियाना टोबेकेम नामक पादप की पत्तियां हैं जिनमें एक विषैला पदार्थ एल्केलाइड निकोटिन पाया जाता है। प्रत्येक 100 औंस तंबाकू की पत्तियों में 2 औंस निकोटिन होती है। शुद्ध निकोटिन इतना जहरीला होता है कि उसके अंश मात्र से ही किसी की मृत्यु हो सकती है। सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के आदि के रूप में करते हैं। इसके प्रयोग से ना मनुष्य के शरीर में अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे बच्चों में इसका प्रभाव शीघ्रता से, परंतु वयस्कों में इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। अतः बच्चों और वयस्कों को इसके सेवन से बचना चाहिए। अब देखिए नशीले पदार्थों एवं एल्कोहल के रोकथाम के उपचार, ठीक है, यानी इन पदार्थों से कैसे बचना चाहिए। देखिए स्वस्थ लालन पालन, यानी लालन पालन जिसका स्तर ऊंचा हो, वह सुसंगत हो, अनावश्यक, ठीक है। और देखिए अनावश्यक दबाव से बचे। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद है, ये व्यक्तित्व है, जिसका सम्मान हो उसका प्रोत्साहन हो। शिक्षा व परामर्श, समस्याओं व दबावों का सामना करें और निराशाओं व असफलताओं को स्वीकार करने की शिक्षा छात्रों को दें। और माता पिता तथा सहकर्मियों को सलाह लेना, ठीक है। युवाओं को अपनी किसी भी समस्या से निपटने के लिए माता पिता या अपने निकटी मित्रों से या विश्वास पात्रों से सलाह लेना चाहिए, ठीक है। और संकट के संकेतों को देखना, नशीले पदार्थों या एल्कोहल से उत्पन्न संकेतों को माता पिता अध्यापकों द्वारा ध्यान रखा जाना व कारण जानना चाहिए, ठीक है। व्यवसायिक और चिकित्सक सलाह देना, ठीक है। नशीले पदार्थ के आदि होने पर मनोवैज्ञानिक मनोरोग विज्ञानी से संपर्क कर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नशीले पदार्थों के रोकथाम थे। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरूदभिद पादपों के विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है, मरूदभिद जो पादप होता है उसके विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन करना है। इसमें देखिए शुष्क आवास में पाई जाने वाली वनस्पति को मरूदभिद कहते हैं। इसको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि मरूदभिद किसे कहते हैं, तो शुष्क आवास में पाई जाने वाली वनस्पति को मरूदभिद कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आवास कार्य की दृष्टि से शुष्क होते हैं, यानी इसका जो आवास होता है प्रकार का वह शुष्क होता है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है, जहां पर इन स्थानों पर मृदा में जल धारिता की कमी पाई जाती है, जैसे मरुस्थलीय एवं चट्टानें, ठीक है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, मरूदभिद कहा जाता है, ठीक है। कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है, इन स्थानों पर जल उपलब्ध होते हुए भी पादप इसका उपयोग नहीं कर पाते, जैसे लवणीय, अम्लीय या ठंडे स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर पादप शुष्क पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मरूदभिद, ठीक है। भौतिक एवं कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है। कुछ स्थानों के पादप भूमि में जल धारण करने की क्षमता कम होने तथा जल का उपयोग नहीं करने के कारण ये आवास स्थल कार्य की व भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल होते हैं, जैसे पर्वतों की वनस्पति, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है इसमें कि मरूदभिद क्या होता है। तो मरूदभिद ऐसा होता है जहाँ पर शुष्क स्थान पाए जाते हैं, वहाँ की जो वनस्पति होते हैं उसे मरूदभिद कहते हैं। और जैसे वहाँ जहाँ पर भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल है वहाँ पर भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मरूदभिद, ठीक है। और काय की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, यहाँ पर भी मरूदभिद पाई जाती है। और देखिए यहाँ पर क्या है, शुष्कोद्भिद पादपों में आकारिकीय अनुकूलन, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, अगर आप इतना लिखोगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्या है, जैव विविधता क्या है, इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। वन्य जीवन के संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएं करते हुए पादप, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों को पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने सन 1985 में किया था। और देखिए प्राकृतिक आवासों का नाश, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है, ठीक है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, और देखिए
यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। ठीक है, और देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने सन 1985 में किया था। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता की विलुप्ति के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नाश। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों की प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण वर्षा वनों का क्षेत्रफल 18% से घटकर बहुत कम रह गया है। इसीलिए वन्य जीवन अब हमारे देश में बहुत ही कम होता जा रहा है, यानी हमारे देशों में वनों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, यानी जहाँ पर औद्योगिक शहरीकरण, सड़कें तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों को बड़े बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं। यानी जहाँ पर पार्क को होता जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे, अब वहाँ पर हाईवे बनने लगे। और प्रदूषण देखिए, जैसे जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, जब हमारा पर्यावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा तो प्रदूषण होगा, ये तो सीधी सी बात है, जिसके कारण किसी समुदाय में उपस्थित बहुत सी जातियां प्रभावित होती हैं। देखिए विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन। देखिए इसमें क्या है, बहुत सी विदेशी जातियां अपने आप को बदलती पर्यावरण दशाओं में आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं तथा ये उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों या भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। ठीक है, और सह विलुप्तता क्या है, एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। उदाहरण, जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसको आपको बताना। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा होता है जहाँ पर गाय नहीं चरा सकते, भैंस नहीं चरा सकते, और वहाँ पर कोई फसल नहीं बो सकता। ठीक है, तो ऐसे इन सब चीज़ों को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सब प्रश्नों को जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिसे तैयार करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों इसे हम लिख कर क्यों नहीं बताए आपको, इसमें सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि दोस्तों हमारे भाई की शादी है आज, जिसके लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए कोई भी टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर उसके घर में शादी हो जाती है तो उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और देखिए घर में इतने ज़्यादा लोग रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ पर वीडियो कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपके लिए जो दे रहे हैं उसे आप लीजिए। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन को हमने समझाया है जो कि कल 27 फरवरी को जरूर देखने को मिलेंगे। और जो कुछ भी बच रह गया हो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।